जय हिंद, वंदे मातरम सभी छात्रों का सनराइज़ करियर अकेडमी में स्वागत है। और सनराइज़ करियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट के तमाम ईवीएस के प्रश्न को ईवीएस के टोटल 50 प्रश्नों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में ईवीएस के सेक्शन में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कभी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ईवीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जो कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं और एक अच्छा खासा नंबर लाने वाला सब्जेक्ट पढ़ते नहीं हैं। तो इसमें हम अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है? पर्यावरण। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण व परिस्थिति का जैविक घटक क्या होता है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का को जो जैविक घटक होता है वो क्या होता है? वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति। और वनस्पति का मतलब तमाम प्रकार की उगने वाले पेड़, पौधे, झाड़, पत्तियाँ, ये सब। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को संतुलित करना है, तो उसकी क्रियाएँ तो होनी चाहिए। और वो जो क्रियाएँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा किनके द्वारा होती हैं? वनस्पतियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वनस्पतियों से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कार्बन का एब्ज़ॉर्प्शन और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी, वनस्पति। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है? जब भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल घटनाएं साथ काम करते हैं, तो उस समय भौतिक घटक क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित जल। और आपको बता दें, प्रवाहित जल, बहता हुआ जल मुख्य घटक होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, जो एक मृदा को, पेड़ पौधों को ऊर्जा पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्रवाहित जल। आगे बढ़ते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इस धरती में जब जीव, पर्यावरण सब साथ क्रियाएं करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी का पानी है, हवाएं हैं, ये सब क्रियाएं जब एक साथ हो रही होती हैं और पर्यावरण चल रहा होता है, तो इसी पूरे तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने। किसने किया था? टॉन्सले ने। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जा चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? कवक, शैवाल, प्रवाल, भित्ति जो बोलते हैं ना, हमारे भारत के, ये इधर हमारे भारत के लक्षद्वीप में है, कवक प्रवाल भित्ति से ढका हुआ है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है। तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? किस समूह में हुआ है? होता क्या है वो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी कंकाल के ऊपर जम जाते हैं और उसी समुद्र के अंदर उसी कंकाल को धीरे धीरे खाते रहते हैं, उसको नष्ट करते रहते हैं। तो वो कौन होते हैं और इकोलॉजी में उन्हें क्या बोला जाता है? तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में रखा गया है। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, किसी भी कंकाल में चिपक कर उसको धीरे 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 समाप्त करते रहते हैं, खाते रहते हैं। और कोई भी कीटाणु, जीवाणु जो भी हो, वो अगर किसी बॉडी में घुस कर उसको धीरे धीरे खा रहा है, तो वो अपघटन करता है, अपघटक है वो। तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक क्या है? काई क्या है? अपघटन करता है, धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट को उसके ऊपर चढ़ के खाते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। वनों को नष्ट करने से क्या होता है? कहीं पर भी अगर वन है, वन कहाँ उगते हैं? जमीन पे उगते हैं। और जब जमीन पे उगते हैं वन, तो वनों की जो जड़ है वो जमीन को बांधे रखती है।
और कभी कभी वन इतने सघन होते हैं कि जो धूल मिट्टी होती है बारिश की वजह से वह जा नहीं पाती है इधर उधर। और नतीजा, जब हम उन्हीं पेड़ों को काट देते हैं तो एक भूमि सामने निकल आती है, और उसी भूमि में अगर पानी बरस जाए तो ऊपर की जो परत होती है वो पूरी की पूरी बह जाती है, नष्ट हो जाती है, और मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो अगर हम पृथ्वी से पेड़ पौधे काट देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होगा। ऊपर की जो मृदा है बारिश से, हवा से और भी कई एनवायरमेंटल एक्टिविटी से कट जाएगी, और नतीजा मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। तो वनों को नष्ट करने से क्या होता है? मृदा अपरदन, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है क्योंकि ऊंचाई होती है, फिर भी यहाँ मरुद्धि क्यों होती है? क्योंकि देखो पहाड़ कैसा होता है, ऐसा होता है, और जब ऊपर नमी होती है, बारिश बरसता है, पानी आता है, तो वो पानी मृदा को साफ करते हुए नीचे आ जाता है, और पौधे उस पानी का अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। नतीजा, इतनी नमी होने के बावजूद भी वहां पर मरुद्धि जैसी स्थिति रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ढलान के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक जो नेचुरल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? पहली बात, मैं फिर से आपको इकोसिस्टम का मतलब बता देता हूँ। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी प्रकार के जीव अपनी क्रियाएं कर रहे हों, अपना जीवन यापन कर रहे हों, श्वसन, पाचन, डाइजेशन ये सब कर रहे हों, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऐसी चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन है खेत, बांध, झील या पार्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झील। झील एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कई मात्रा में पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर सभी अपनी क्रियाएं कर रहे होते हैं और प्रकृति से एक अच्छा हेल मेल बनाए रखते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? झील में देखने को मिलेगा। चलिए, आंसर सी है इसका। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, जहां पर हम खुद उस इकोसिस्टम को बनाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? ऐसा तंत्र जहां पर हम खुद उसको बनाते हैं। जैसे खेत में हम बीज डालते हैं, उसका पौधा तैयार होता है, पानी डालते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये हम खुद अपने से बनाते हैं। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हमारा क्या हो जाएगा? खेत। किसी भी प्रकार की खेती करना कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी। आगे बढ़ते हैं। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, जहां पर लवणीय जल पाया जाता है। प्रवाल भित्ति। क्या है? प्रवाल भित्ति। जैसे भारत के अरब सागर में लक्षद्वीप में जो जितनी भी प्रवाल भित्ति हैं वहां पर देखने लायक है, वो पूरा लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्योंकि वो कहाँ पे उगी हुई है? अरब सागर में। और अरब सागर का पानी कैसा है? खारा है, और खारे पानी में वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब घटक बने हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। कहाँ पे? प्रवाल भित्ति। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलेगा? मीठे पानी का जल पारिस्थितिकी तंत्र। अब मीठा पानी कहाँ होता है? तालाबों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तालाब। किसी तालाब में आपने देखा होगा, उसके अगल बगल पेड़ पौधे होते हैं, जलीय जीवन भी होता है और तालाब का पानी मीठा होता है। अब क्योंकि तालाब का पानी मीठा है तो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का वह उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? जब भी इकोसिस्टम में सभी जीव अपने क्रियाएं कर रहे होते हैं तो जो उनके जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनको जोड़ता कौन है? अकार्बनिक पदार्थ।
आंसर क्या हो जाएगा? सी, अकार्बनिक पदार्थ जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है? अभी हमने देखा कि मृदा अपरदन क्यों होता है। जब हम पृथ्वी के पेड़ काट देंगे और बारिश आएगी, हवाएं चलेंगी, तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होगी उसको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, तो उससे मृदा अपरदन होगा। तो उसको रोका कैसे जा सकता है? दोबारा से पेड़ पौधे लगाकर, दोबारा से वन रोपण करके। किसी मृदा में अगर हम अच्छा खासा वन रोपण कर देंगे तो मृदा अपरदन को अच्छा खासा रोका जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या में को कौन निश्चित करता है? एक पारिस्थितिक इकोसिस्टम है, उसमें कितने उपभोक्ता होंगे और कितने उत्पादक होंगे, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जब आप उस माहौल में रहने लायक हों, यानी उस समय का जो भी जलवायु चल रहा है, क्या वो जलवायु आपके अनुकूल है? अगर आपके अनुकूल है तो आप रह पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब जलवायु संबंधी कारक ये तय करता है, निश्चित करता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या कैसे हो। जलवायु संबंधी कारक। आज देखिए, आज की जलवायु ऐसी है कि आपको डायनासोर देखने को नहीं मिलेगा, बड़े बड़े आदि मानव देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े जंगली जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हो गया है। पहले की जलवायु डायनासोर के रहने लायक थी, लेकिन आज की जलवायु डायनासोर के रहने लायक नहीं है, नतीजा विलुप्त। तो जलवायु यह निश्चित करता है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या क्या होगी। आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है? कभी भी किसी भी इकोसिस्टम में जो पादप है और प्राणी है, वे एक दूसरे पर किस आधार से जुड़े हुए हैं? पोषण संबंधी आधार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पोषण संबंधी आधार से जुड़े हुए एक दूसरे से। पेड़ों को पोषण कहाँ से मिलता है? सूर्य से। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती हैं और पौधों की पत्तियों पर पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया चालू हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, और इससे क्या मिलता है दूसरे प्राणियों को? पोषण। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? कभी भी अगर प्रकाश ऊर्जा पड़ी पौधों पर तो वो बदलता है सीधे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से रसायन। तो कौन बदलेगा? हरी पत्तियां, यानी हरे पादप। जिस पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब होता है ऐसा वर्ग जो अपना भोजन खुद बना रहा है, प्रकाश की मदद से ग्लूकोज तैयार कर रहा है अपने बॉडी के अंदर। फोटोसिंथेसिस भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पारिस्थितिकी तंत्र को स्वपोषी घटक कौन होता है? स्वपोषी पादप होता है, सीधी सी बात है। स्वपोषी होता है, खुद का खाना बनाता है, सूर्य की मदद से अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाता है, जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। तो क्या हुआ? पादप हुआ ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? जो हरे पौधे होते हैं इको सिस्टम में, उन्हें क्या बोलते हैं? वो क्या कर रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं ना, तो उत्पादक हुए। क्या हुए? उत्पादक। क्यों? सूर्य की किरणों से की मदद से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वह खुद का भोजन बना रहे हैं, और एक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं यानी उत्पाद कर रहे हैं, तो क्या हुआ? उत्पादक। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? वो है DDT। आंसर ए। क्या हो जाएगा? DDT। और इसको क्या बोलेंगे? पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम भी आ सकता है आपके एग्जाम में। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
आंसर ए हो जाएगा। मरुस्थलीय भवन किसे कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। पहली बात तो मरुस्थल, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है, और बारिश कम होती है तो वनस्पति भी कम होती है। इतना ज़्यादा तापमान होता है दिन का और इतना कम तापमान होता है रात का कि यहाँ की रातें ही यहाँ की शीत ऋतु होती हैं। तो आप बोल सकते हो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण क्या होता है? मरुस्थलीय भवन बन सकता है, डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, जहाँ पर तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है और वर्षा क्या है? कम हो रही है। वर्षा जरूरी है तापमान कम होने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आप उपभोक्ता में करेंगे इसका आंसर। उत्पादक होते हैं, उत्पादक। यहाँ पे प्राणी की बात की गई है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? अब देखिए, कुत्ता तो मांस भी खाता है, तो कुत्ता खुद तो मांस बनाएगा नहीं, तो किसी पे निर्भर रहेगा, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तो अगर ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है तो ये कौन से उपभोक्ता हुए? द्वितीयक। कौन से उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता हुए ना, क्योंकि निर्भर हैं, खुद थोड़ी बना रहे हैं, मारे खा रहे हैं। आंसर बी। सर्वाहारी जंतु किस में आते हैं? सर्वाहारी, जो भोजन ही बना सकते हैं, दूसरों का भी पर भी निर्भर रहते हैं, ऐसे जंतुहारी आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। किस में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है इनमें से? ऑप्शन के हिसाब से तृतीयक उपभोक्ता हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। तो ऑप्शन के हिसाब से बाज आएगा। आपने देखा होगा बाज ऊपर उड़ता रहता है और नीचे अगर दो जानवर आपस में एक दूसरे के मौत के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे खाने के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें से अगर एक की मौत हो गई और दूसरा उसको खा के चला गया, तो तीसरा पक्षी आता है जिसे बाज ऊपर से देखता रहता है, ये आता है, फिर उसको खाता है और नीचे की जो गंदगी होती है वो साफ करता रहता है। तो बाज कौन से उपभोक्ता में आ जाएगा? तृतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। आगे बढ़ते हैं। शेर किस वर्ग में सम्मिलित होता है? अंत में खाता है ना शेर, तो ये भी किस में आ जाएगा? तृतीय उपभोक्ता में। किस में आएगा? तृतीयक उपभोक्ता में, थर्ड लेवल के उपभोक्ता में आएगा। ठीक है, यही ऐसे ही प्रश्न आपके ईवीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इग्नोर कर देते हो, इसलिए क्योंकि इसको महत्व नहीं देते। हमें एक एक नंबर एग्जाम में चुराना है कैसे भी करके, तो उसके लिए सब पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध, देखिए फिर से बताता हूँ, गिद्ध ऊपर उड़ता रहता है और ऊपर से देखता रहता है कि नीचे कौन जीव जंतु आपस में एक दूसरे के जान पे लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं, और जो लास्ट में बचा कुचा होता है नीचे आ जाता है खाने। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो कौन से वर्ग में आया? तृतीयक वर्ग। तो गिद्ध किस वर्ग में आया? उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में आया। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अब सफाई कर्मी मतलब वो जो भी पड़ा है उसको खा लेना, वो तो बाज ही होता है, बताया ना, ऊपर से उड़ता रहता है। गिद्ध इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? गिद्ध ऊपर से देखता रहता है और जैसे ही कोई शिकार मिला ऊपर से आया और उसको उड़ा के ऊपर ही ले गया और ऊपर ही खा लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिद्ध, प्रकृति का सफाई कर्मी। आगे बढ़ते हैं। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? समार्जक धीरे 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 अपघटन करते रहते हैं, खाते रहते हैं और कई लंबे समय तक खाते रहते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? दीमक। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए तो एक दिन में थोड़ी खा लेता है, कई दिन लगता है और अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? दीमक। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आएगा? दीमक आएगा। आगे बढ़ते हैं। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? अपघटक, इनमें से कौन अपघटक करता है? अपघटक जीव का उदाहरण कौन है? अपघटक एक बार बता दूं, जो दूसरे कंकाल के ऊपर चिपक के उस कंकाल को ही अपना पोषण बना लेते हैं और धीरे धीरे उस कंकाल को खाते रहते हैं समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर अगर मैं नाम दिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? अपघटक जीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है? खाना खुद बनाता है क्या? नहीं तो बैक्टीरिया दूसरे की बॉडी में जाके उस बॉडी को धीरे धीरे नष्ट करता है, खाता है, वहीं पर अपना पाचन क्रिया करता है। तो क्या हुआ? उत्पादक हुआ कि अब घटक हुआ? अब घटक हुआ ना, नष्ट कर रहा है। तो बैक्टीरिया की श्रेणी में आएगा, अब घटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे, जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? इस पूरे इकोसिस्टम में जो जैव भार में कौन कौन सम्मिलित होगा? क्या उत्पादक होगा, उपभोक्ता, या अपघटक, या समस्त जीव? तो इस पृथ्वी के समस्त जीव जैव भार में सम्मिलित होंगे। इस पृथ्वी के समस्त जीव किसमें होंगे? जैव भार में सम्मिलित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ये हमारे पूरे पृथ्वी में ऊर्जा कहाँ से आती है और इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? बल्ब जला देते हो क्या? आग जला देते हो क्या? इससे आती है क्या एनर्जी? नहीं, सूर्य से आती है ना। पूरे पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही तो है, और प्राकृतिक स्रोत है, ऐसा नहीं है कि कोई लगा गया सूर्य। तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता पोषण जाता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे सूर्य, अब वहाँ से तो इलेक्ट्रिक लाइट्स की किरणें किरणें निकल रही हैं, और वो जब पौधों में पड़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वह ऊर्जा में बन जाता है, ग्लूकोज में बन जाता है, रसायन में बन जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस में बन गई? रसायन में। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? आखिरकार रूपांतरण हो रहा है, और जब भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा ह्रास भी होता है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? अभी क्या बताया? जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगा तो ऊर्जा ह्रास हमेशा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी रूपांतरण के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश में किस में बदलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया याद है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश पड़ा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू हो गई और उसने अपना भोजन बना लिया, यानी ग्लूकोज बना लिया, और ग्लूकोज क्या है? रसायन। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? जब भी कोई व्यक्ति पौधों को खाता है तो पौधों के 100% एनर्जी का कितना परसेंट उसके बॉडी में आता है? तो वो आंसर है 10%। हमेशा 10% का ही प्रभाव होता है आगे, जितना लेवल आगे जाता जाएगा 10%, 10%, अब बाकी 90% वेस्ट हो जाता है, यानी ऊर्जा ह्रास। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? इकोसिस्टम में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाह करती है? एक ही दिशा में। तो क्या हो जाएगा? एक दिशात्मक। हर दिशा में नहीं जाती है ऊर्जा, एक ही दिशा में ऊर्जा जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में ऊर्जा कहाँ से कहाँ प्रवाह करती है? ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर को ही प्रवाह करती है। जहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है वहीं ऊर्जा जाती है, और कमी का मतलब निम्न स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर को जाती है। आगे 39। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्व की बात कर रहा है, का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? कौन सा होता है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ये परंपरागत आपका क्वेश्चन बिगाड़ सकता है। सौर विकिरण। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सौर विकिरण। ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत सौर विकिरण, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अवसादी चक्र किसका प्रभाव होता है? तो आपको बता दें, अवसादी
अवसादी से याद रखिए, अवसाद चट्टान, और चट्टान का मतलब खनिज, तो किसका हो जाएगा? खनिजों का। खनिजों का प्रवाह होता है अवसादी चक्र, तो आंसर हो जाएगा बी। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है ना। जितना खाद्यान्न आगे बढ़ता रहेगा, पहला लेवल दूसरा लेवल उसको खाता रहेगा, उसका क्या स्तर बढ़ने वाला है? पोषण स्तर बढ़ने वाला है ना। भाई सूर्य का प्रकाश पड़ा पौधों पर, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया, उस पौधे को आप खा गए। पहले सूर्य से पौधों का पोषण बढ़ा, उस पौधे को आप खा गए, तो आपका पोषण स्तर बढ़ा। यानी खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में क्या हो रहा है? पोषण स्तर हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप, हरे पत्तियां, पौधे प्रारंभ स्थान पे होते हैं ना। भोजन श्रृंखला में किसमें? प्रारंभ स्थान में होते हैं। आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। जीवों के माध्य भोजन प्राप्त करने का निश्चित पोषण क्रम क्या होता है? क्या कहते हैं उसे? खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला से। खाना खाते हो तभी तो ऊर्जा आती है ना, और तभी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा स्थानांतरण होती है ना। तो आंसर क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला, यानी आंसर सी से। अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अंतिम सिर पर, सबसे लास्ट में कौन किसको खाना पहुंचता है? कीड़ मकोड़ों को ना, बैक्टीरिया को, कवक को। ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं ना। याद है अभी कितनी बार देखिए ये शब्द आ गया, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ए। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया एग्जाम में। हेलोफाइटा। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटा बोला जाता है। आंसर डी। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल। विश्व जैव विविधता संरक्षण संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। टोक्यो और जिनेवा प्रोटोकॉल भी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल ये प्रश्नोत्तरी है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट हमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और यहाँ के सदाबहार हरे भरे वनों को बोलते हैं शोला। क्या बोला जाता है? शोला। तो 49 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता, यानी वनस्पति सबसे ज़्यादा हो, जंतु सबसे ज़्यादा हो, वो तो वहीं पाया जाएगा जहाँ पर अच्छा खासा इकोसिस्टम बना रहेगा। और हमारे देश में अच्छा खासा इकोसिस्टम पश्चिमी घाट में बना हुआ है। ये भारत का पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, उत्तम क्वालिटी के पेड़ पौधे मसाले इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। यहाँ से हमारे खत्म हुए 50 क्वेश्चन, ये इसके आंसर की है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाएं। जय हिंद।